नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, जिसकी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में, जैव भू रासायनिक चक्र, जिसमें हमने ऑक्सीजन साइकिल देखा, वाटर साइकिल देखा, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑक्सीजन साइकिल क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पादपों के द्वारा ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन जो है कंज्यूमर्स के द्वारा ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। इस तरीके से इनके बीच में एक साइकिल बनता है जिसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीजन साइकिल। दूसरा हमने देखा था कौन सा? वाटर साइकिल, जिसमें क्या होता है कि समुद्रों से पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया होती है। ये पानी ऊपर जाता है, वहां पर इसका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, यानी कि गैस जो है वो आपके लिक्विड के रूप में यानी कि पानी की बूंदों के रूप में बनता है और फिर ये जो है वर्षा के साथ नीचे आ जाता है। जब तापमान बहुत ज्यादा कम होता है तो ये ओलों के रूप में नीचे आता है। ये था अपना वाटर साइकिल। तीसरा हमने देखा नाइट्रोजन साइकिल, जो कि 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नाइट्रोजन के बीच में जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, यौगिकों में कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब लाइटनिंग होती है, यानी कि बिजली की चमकने की वजह से ये जो N और N के बीच में बॉन्ड है वो टूटता है और ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अब ये कैसा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन इसे कहते हैं। और ये किस प्रकार का है? अजैविक, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैविक प्रकार का। इसमें असहजीवी, सहजीवी और आपके नील हरी शैवालों की वजह से ये जो N2 है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। दूसरा स्टेप अपना आता है नाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रीकरण। तो अमोनिया जो है वो आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तीसरा स्टेप आता है अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन, जिसमें मृत शरीर का जो पदार्थ है, प्रोटीन है, वो कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर। और फिर फोर्थ स्टेप आपका आता है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि विनाइट्रीकरण, जिसके अंदर क्या होगा? ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा स्वतंत्र नाइट्रोजन के अंदर। ये अपना नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और कार्बन साइकिल। ये सारे साइकिल पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लासेस के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? जैव विविधता क्या है? तो देखो भाई, स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जीव जंतु व पादपों की भिन्न भिन्न प्रजाति। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक पर्टिकुलर एरिया लिया है, कोई क्षेत्र लिया है, या फिर मान लो कि आप अपने घर को मान लो। सिंपल सा एक एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। जैसे आपने अपने घर को मान लिया, अब आपके घर में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, आप भी रहते हो, आपके भाई बहन भी रहते हैं, मम्मी पापा भी रहते हैं। हो सकता है कि आपने जानवर रखे हुए हो, आपके घर में गाय भैंस भी हों। एक केवल एग्जाम्पल के लिए मैं इस चीज को समझा रही हूँ। तो यहाँ पर स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो मिल रहा है जीव जंतु पेड़ पौधे, उसको अपन क्या कहते हैं? इनकी भिन्न भिन्न प्रजाति को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब देखिए, ये जो नेचुरली रूप से पाए जाएंगे आपके पेड़ पौधे हैं चाहे जंतु हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी कह दिया। ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो आपके 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आनुवंशिक। दूसरा है जातिगत, यानी कि स्पीशीज। और तीसरा है कम्युनिटी, यानी कि समुदाय। तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अपन बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, यानी कि आनुवंशिक विविधता की। देखो, आप हो और आपके भाई बहन है, आप दोनों के अंदर जो डीएनए है वो क्या है? अलग अलग है। आया आपके मम्मी और पापा से ही है, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, तभी तो आप एक दूसरे से अलग दिखते हो, तभी तो आपके कैरेक्टर्स में अलग अलग क्या है भाई? वेरिएशंस है। तो आप हो तो एक ही मम्मी पापा के बच्चे, लेकिन आप एक दूसरे से क्या दिख रहे हो? अलग अलग दिख रहे हो। तो इसको अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा अपना आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे मान लीजिए कि आपने एक एरिया ले लिया, आपका घर है, उस एरिया के अंदर आपके पड़ोसी का घर है, थोड़ा सा छोटा मोटा कोई खेत भी आ जाता है। अब वहां पर आप
आप भी रहते हो यानी कि आपकी स्पीशी भी है, कोई जानवर भी रहता है यानी कि उसकी स्पीशी भी है, कोई पेड़ पौधे भी वहां पर उग रहे हैं उसकी स्पीशी भी है, और आपके पड़ोसी भी रहते हैं तो उनकी भी एक जाति है। यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अलग अलग टाइप की स्पीशीज जो है वो मिलती है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। तीसरा अपना आता है कम्युनिटी यानी कि समुदाय। तो अलग अलग तरीके का जो परितंत्र है वो मिल रहा है, वहां पर इकोसिस्टम मिल रहा है। अब देखो ये एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, समुदाय बायोडाइवर्सिटी यानी कि कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, डिफरेंस इन डीएनए अमोंग इंडिविजुअल्स। आप हो, आपके भाई बहन है तो इनके डीएनए में क्या है, डिफरेंस है, तभी हम एक दूसरे से अलग है, तो इसको कह दिया अनुवांशिक विविधता। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक एरिया के अंदर यानी कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अलग अलग टाइप की स्पीशीज पाई जा रही है, उसे अपन कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। तीसरा है अपना इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, इकोसिस्टम और कम्युनिटीज, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। आई बात समझ में? ये तो हुई डाइवर्सिटी की बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी जो है उसका लॉस हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो पहले के ज़माने में होती थी लेकिन अब के ज़माने में है ही नहीं। बहुत सारी ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अब मिलते ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी जानवर है जो पहले मिलते थे लेकिन अब गायब हो चुके हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखो, जो जंगल है उनको जो इंसान है वो काट दे रहा है। क्यों काट दे रहा है? अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए। उसको बड़े बड़े अपने मकान बनाने हैं तो वो जंगलों का सफाया कर दे रहा है, नहीं कर दे रहा है। उसको जो है बहुत तरीके की औषधियाँ बनानी है, या फिर आप कह सकते हो कि उसको फर्नीचर बनाना है, उसको अपना स्वार्थ पूरा करना है, तो वो जंगलों को काट दे रहा है। उसको मांस खाना है तो वो जानवरों को मार रहा है, बड़े बड़े जानवरों को ऐसे ही मार दे रहे हैं। अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोग जानवरों को मार दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो स्पीशीज हैं, ये जो जातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? मानव के इन क्रियाकलापों की वजह से हो रहा है। तो देखिए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है कि रेड लिस्ट के अनुसार, रेड लिस्ट क्या होती है कि जो भी आपकी स्पीशीज खत्म हो चुकी है, खत्म होने की कगार पे है, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके बारे में उनकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर वो पाई जाती हैं, कितनी बची है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक बुक के अंदर लिखी जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं, लाल आंकड़ों की पुस्तिका कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार 500 वर्षों में 784 जातियां जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं। अंदाजा लगा सकते हो ना आप इससे कि हम जो है क्या कर रहे हैं अपनी नेचर के साथ। इसका कारण क्या है? लोग जो है शिकार कर रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से ये जो जातियां हैं वो नष्ट हो जा रही है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है उसकी वजह से। विकास यानी कि अपने डेवलपमेंट के लिए भाई अपने घर बनाने हैं, ऑफिस बनाने हैं, ये करना है वो करना है, तो जंगलों को काट रहे हैं। मानवीय हस्तक्षेप, अपने स्वार्थ को कंप्लीट करने के लिए वनों की कटाई की जा रही है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो रहने के लिए लोगों को जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब की वजह से अपना क्या हो रहा है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखो, अब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन ऐसा दूर नहीं है जब ये नेचर से ये सारी चीज़ें बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। हम खाने के लिए भी तरस जाएंगे, रहने के लिए तरस जाएंगे, इतने नेचुरल डिज़ास्टर्स होंगे कि हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना यानी कि सुरक्षित करके रखना ज़रूरी है, संरक्षित करके रखना ज़रूरी है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता संरक्षण। अब इनका कंजर्वेशन किया जाएगा यानी कि जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन
यानी कि स्वस्थाने, और दूसरा अपना होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी कि बहिस्थाने। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो भी जातियां हैं, स्पीशीज हैं, जैसे कि पेड़ पौधों की स्पीशीज हो सकती है, जंतुओं की स्पीशीज हो सकती है, उनको उनके नेचुरल आवासों के अंदर यानी कि प्राकृतिक आवासों के अंदर ही संरक्षित रखा जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा अपना आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी कि बहिस्थानीय संरक्षण, इनको कृत्रिम आवासों में संरक्षित रखा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन की। देखो, प्राकृतिक आवासों में रख रहे हैं। अब आपको पता है कि आप घूमने भी गए होंगे पार्क्स के अंदर, नेशनल पार्क जो रहते हैं, या फिर सेंचुरीज आपने घूमी होंगी, ये सब चीजें आप कभी ना कभी भ्रमण पे गए होंगे। तो ऐसा तो है नहीं ना कि इन गार्डन को कहीं उठा के अपन लैब में लगा सकते हैं, नहीं ना। तो ये क्या है, अपने प्राकृतिक आवासी है। तो इन सीटों के अंदर अपने क्या आते हैं, नेशनल पार्क आ जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, नेशनल पार्क्स को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर क्या किया जाता है कि जो आपके पेड़ पौधे हैं और जो जीव है, उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, प्राकृतिक आवासों के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। भारत के अंदर वर्तमान में 106 नेशनल पार्क हैं। कितने, 106। डेटा याद रखना है आपको, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 106 नेशनल पार्क है। अब इन नेशनल पार्क में जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप जो है, वो क्या होता है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड, यानी कि आप यहां से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनको अपन कहते हैं नेशनल पार्क्स। ठीक है। दूसरी अपनी आती है सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य। सेंचुरीज में क्या होता है कि आपके केवल जो जीव जंतु है उनका संरक्षण किया जाता है, किसके अंदर, सेंचुरीज के अंदर। यहाँ पर भ्रमण भी अलाउड होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं। थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेंचुरीज के अंदर अलाउड होती है। ठीक है। इसके बाद अपना आता है बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जैव मंडल रिजर्व। ये बड़ा जो है एरिया होता है जैव मंडल रिजर्व का। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लिए बढ़िया क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बढ़िया स्थान है। कौन, आपका बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। ठीक है। तो ये क्या हुए, आपके प्राकृतिक आवासों में जहाँ पर पादपों का और जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, वो स्थान। बात करते हैं अब एक्स सीटू कंजर्वेशन की। कृत्रिम आवासों में रखा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बीजों और पराग कणों की। तो देखो, जैसे प्लांट्स है, उनके बीज को ऐसे ही रखेंगे तो खराब हो जाएंगे। इनको क्या किया जाता है, इनके पॉलेंस जो होते हैं उनको संरक्षित रखा जाता है, एक लंबे टाइम तक आप इनको यूज कर सके इसके लिए। तो ये जो बीज और पराग कण हैं, इनको कैसे कंजर्व करके रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसको अपन क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन बीज और पराग कणों को परिरक्षित किया जाता है। दूसरा अपना है जीन बैंक। जीन बैंक में क्या होता है कि पादपों के जो जीन हैं उनको रखा जाता है। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। ऊतक संवर्धन, जिसे अपन कहते हैं टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि जो पादप का कोई भी कायिक भाग है उसको ले जाके लेबोरेटरीज के अंदर ही कृत्रिम तरीके से पूरी आइडियल कंडीशंस वहां पर बना के और उस पादप को ग्रो कराया जाता है, यानी कि वहीं पर उसका संवर्धन किया जाता है उस टिश्यू का, जिससे पूरा पादप बन जाता है। यानी कि पादप के एक छोटे भाग से ही कल्चर होने के बाद पूरा प्लांट बन जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर, यानी कि ऊतक संवर्धन कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए एक एक करके अब आप इसको पढ़ते हैं। देखिए, नेशनल पार्क यानी कि आपके क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में कितने हैं, 106 नेशनल पार्क है। यहाँ पर आपके पादपों का
भी यानी कि प्लांट स्पीशीज का भी और जो है एनिमल स्पीशीज दोनों का ही कंजर्वेशन किया जाता है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? येलो नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है। दूसरा क्या याद रखना है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखनी है चीजें कि आपके विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। और भारत का कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सेंचुरी की। सेंचुरी के अंदर क्या होता है? अभयारण्य के अंदर केवल और केवल जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। किसका? जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। काटना, उत्पाद प्राप्त करना ये तो प्रतिबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर भ्रमण के लिए अलाउ होता है। एक सीमा तक मानव क्रियाकलाप की इजाजत होती है। ठीक है, और कितने अभयारण्य हैं भारत के अंदर? 567, 567 क्या है? सेंचुरीज हैं। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं किसकी? बायोस्फीयर रिजर्व की। इसका विचार किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को के द्वारा। ये किसके लिए? रिसर्च वर्क के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बढ़िया क्या है आपका? प्लेस है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और प्रथम जो है भारत का वो कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, चलिए अगला एक पॉइंट यहां पर अपन बात करते हैं बीज व पराग कणों का संग्रह। तो मैंने क्या कहा? प्लांट्स के जो बीज होते हैं, पॉलेंस होते हैं, उनका क्या किया जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, जिसमें इन बीज को, पराग कणों को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री टेम्परेचर पर परिरक्षित किया जाता है। तो भाई जो है बाद में अपन इसको यूज ले सकते हैं अगर ये ऐसे परिरक्षित है तो। इसी तरीके से जो स्पर्म होता है उसको भी इसके अंदर इस तरीके से लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है, उसे भी अपन क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए जीन बैंक। भारत में पादप जीन संरक्षण का मुख्य केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली में। कौन सा है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसे अपन क्या कहते हैं? NBPGR कहते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। आगे चलते हैं ऊतक संवर्धन के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है कि पौधे के एक भाग को लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करवाया जाता है आइडियल कंडीशंस के अंदर, और फिर जो है उस पादप को तैयार किया जाता है। विशिष्ट ऊतकों से पूरा पादप जो है वो विकसित किया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब बात करते हैं अपन हॉटस्पॉट की। इन्हें हम क्या भी कहते हैं? इनको कहा जाता है तप्त स्थल भी। क्या कहा जाता है? तप्त स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको क्या किया जाता है? तप्त स्थल घोषित किया जाता है, हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। जैव विविधता अधिक होती है। नॉर्मन मेयर द्वारा सिद्धांत जो है हॉटस्पॉट का वो प्रतिपादित किया गया। विश्व में कितने हैं? 36, और भारत के अंदर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं 4 हॉटस्पॉट भारत के? देखो, पूर्वी हिमालय पहला कौन सा है? पूर्वी हिमालय। दूसरा है आपका पश्चिमी घाट। तीसरा कौन सा है? इंडो बर्मा। और जो चौथा है वो कौन सा है आपका? सुंडालैंड। कौन सा है? सुंडालैंड। तो ये क्या है? आपके 4 हॉटस्पॉट है इंडिया के। ठीक है, देखिए कौन कौन से 4 हॉटस्पॉट है अपने? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, थर्ड है इंडो बर्मा, फोर्थ है आपका सुंडालैंड। तो ये हैं आपके हॉटस्पॉट जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे अपन बात करते हैं रेड डाटा बुक की। रेड डाटा बुक क्या है? आपके लाल आंकड़ों की पुस्तिका है, जिसमें विलुप्त होने की कगार पर जो स्पीशीज हैं उनकी एंट्री की जाती है, उनके बारे में पूरा लिखा जाता है डिटेल्स। IUCN के द्वारा
विलुप्त होने वाले जंतुओं व पादपों की जातियों की जानकारी के लिए जो पुस्तक है उसे अपन क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। प्रथम प्रकाशन इसका कब हुआ, 1 जनवरी 1972 में हुआ। तो ये है कुछ अपनी बायोडाइवर्सिटी की बातें। इसको जो है आप ज्योग्राफी के अंदर और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो आपके सर से। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद करने के लिए है इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में। ये जो जैव विविधता है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, जेनेटिक, दूसरा है स्पीशीज और तीसरा है कम्युनिटी। जेनेटिक में क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके डीएनए में विविधता होती है, उसे अपन कहते हैं जेनेटिक। दूसरा है स्पीशीज यानी कि जातिगत विविधता, तो आपके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अलग अलग जो स्पीशीज होती है उसको अपन कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। तीसरा है इकोसिस्टम, तो हैबिटेट में, इकोसिस्टम में, कम्युनिटी में वैरायटी, ये क्या कहलाता है आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है मानवीय हस्तक्षेप की वजह से, जनसंख्या वृद्धि की वजह से, इनके जो प्राकृतिक आवास है जंतुओं के, पादपों के, उनको काटा जा रहा है, तो इसकी वजह से डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जिसको संरक्षित करके रखना ज़रूरी है। तो 2 प्रकार से संरक्षण किया जाता है, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में क्या होता है कि प्राकृतिक आवासों में ही जातियों को सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। इनके लिए जगह जैसे नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। और आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो जातियां हैं उनको कृत्रिम आवासों में संरक्षित रखा जाता है, जैसे कि आपके बीज व परागकणों का संरक्षण किया जाता है, जीन बैंक है, जैसे आपका ऊतक संवर्धन के द्वारा संरक्षित रखा जाता है। नेशनल पार्क टोटल कितने हैं, 106 नेशनल पार्क है। जो पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। और आपके जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कितने हैं टोटल, 106 भारत के अंदर है। नेशनल पार्क में क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है। इसमें पेड़ पौधे और जंतु दोनों का ही संरक्षण किया जाता है। दूसरा है अपना सेंचुरीज। कितनी सेंचुरीज हैं इंडिया के अंदर, 567। ये जो सेंचुरीज हैं इसमें केवल जंतुओं का संरक्षण किया जाता है और इसमें एक सीमा तक ही मानवीय क्रियाकलाप अलाउड होते हैं, इन्हें काटना, इनसे उत्पाद प्राप्त करना प्रोहिबिटेड होता है। तीसरा है अपना बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद हमने देखा एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर पहला है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें जो आपके बीज है, परागकण है, उनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सुरक्षित रखा जाता है, परिरक्षित रखा जाता है। दूसरा देखा जीन बैंक, जिसका सेंटर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। तीसरा हमने देखा टिश्यू कल्चर, जिसमें पौधे के किसी विशिष्ट ऊतक से पूरा पादप जो है प्राप्त किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर आइडियल कंडीशंस अप्लाई करके, तो उसे अपन कहते हैं टिश्यू कल्चर। इसके बाद हमने डिस्कस किया रेड डाटा बुक के बारे में। तो रेड डाटा बुक क्या है अपनी, कि IUCN के द्वारा प्रकाशित होती है लाल आंकड़ों की पुस्तिका। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस बुक के अंदर होती है। प्रथम प्रकाशन कब किया गया, 1 जनवरी 1972 में। और एक चीज हमने जो और देखी, हॉटस्पॉट, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, तप्त स्थल, जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, इसका सिद्धांत नॉर्मन मेयन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और पूरे विश्व के अंदर 36 हॉटस्पॉट हैं। भारत के अंदर 4 हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा और सुंडालैंड। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आज की इस क्लास के अंदर। मिलेंगे अगली क्लास में पॉल्यूशन के टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।